पूरा ये इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है। पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। मैम ना तो यहाँ खाना पीना है, ना कोई किसी की हेल्प कर रहा है, और मतलब लोग फंसे हुए में ना उन्हें भी कोई नहीं निकाल रहा। के बाद दूसरी कारें पानी में समाई हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका है। जिस नदी से दिल्ली के लोग बेखबर थे, आज वही यमुना उनका खबर ले रही है। तो दिल्ली में यमुना ने रौद्र रूप धरा। पॉश कॉलोनियां डूब गई। नेता मंत्री अफसर के घरों में पानी घुस गया। दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। जलस्तर सालों बाद 208 मीटर को पार कर गया। सिर्फ हालात खराब नहीं हुए, बल्कि भीषण बाढ़ का कहर भी टूट गया और घर, मकान, दुकान सब पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, राहत शिविर बनाए गए, लेकिन सवाल सीधा सा है कि दिल्ली के डूबने का जिम्मेदार आखिर कौन है। सवाल यह भी है कि हम, आप या कुदरत, किसने दिल्ली को डुबो दिया। सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली को डूबने से बचाया जा सकता था। इस पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश आनंद का। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं अखिलेश आनंद हूं। दिल्ली जिस तरीके से डूबी है उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। वाकई क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है, या जिस तरीके के हालात हैं, जो सरकारी प्रशासनिक अमले की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है, वो क्या एक बड़ी वजह है। इसकी भी हम विवेचना करने वाले हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान यहां भी जुड़ रहे हैं, जिनमें टाउन प्लानर से लेकर मौसम वैज्ञानिक हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मैं आपको लिए चलूंगा। हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से आपके साथ जुड़ेंगे और अभी देश की राजधानी दिल्ली में क्या हाल है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं यहां इस वक्त क्यों खड़ा हूं, यह आपके लिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि सबसे पहले आपको इस नाले को दिखाएं। ये बिल्कुल आईटीओ के पास का वो नाला है जिसे एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है कि आईटीओ के आसपास का जो हिस्सा डूबा है इसी की वजह से। समझिए जरा इसे, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। ये वहां उस तरफ अगर आप देखें तो यमुना नदी है, सड़क के उस पार ये रिंग रोड है, और इसी के नीचे से बताया जाता है कि यमुना नदी का पानी इस नाले के सहारे अंदर शहर में प्रवेश कर गया, यानी बैक मारा है पानी ने। ये ऐसा क्यों हुआ इसलिए क्योंकि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि कोई रास्ता ऐसा बनाया जाए, कोई ऐसी जगह बनाई जाए, कुछ ऐसा अवरोध पैदा किया जाए कि जब यमुना का जलस्तर बढ़े और पानी इधर की ओर शहर की तरफ बढ़ने लगे तो इसे रोका जाए। ये एक बड़ी वजह बताई गई। इसी को लेकर आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाण भी चलाए गए दोनों तरफ से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में। लेकिन ये इतनी एक बड़ी वजह है, इसे थोड़ा सा हम आसान भाषा में आपको समझाना चाहेंगे। आपसे मेरी बात सर हो रही थी, ये कैसे ये पानी इधर की ओर रुक गया नाले की वजह से, और ये सब हुआ। इधर आइए, थोड़ा सा समझाइए थोड़ा दर्शकों। एक्चुअली क्या है कि जो इसके 4 महीने पहले तैयारी कर देनी चाहिए एज पर एनडीएमए एक्ट एंड पॉलिसी 2009। गवर्नमेंट को मालूम है, डायरेक्टिव्स है, सबके पास ऑर्डर्स है, फिर भी इन्होंने जो कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई मीटिंग नहीं करी, कुछ तैयारी नहीं करी, जिसका ये नतीजा है। अगर प्लानिंग सर की गई होती तो ये यमुना नदी से इधर की ओर पानी नहीं आता। उसके अंदर क्या है कि हम लोग पूरा सिल्टेशन भी करवाते हैं और वहाँ पर बैरिकेड्स, जहाँ हम महसूस करते हैं कि ऐसे पानी कवर होगा, बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो है बैरिकेड, टेम्परेरी बैरिकेड्स भी बनाए जाते हैं। यहाँ ये जो पानी बहुत बहुत ज्यादा उसमें आया, ये चारों तरफ फैलता चला गया आईटीओ के इलाके में, जो हर तरफ जो जलमग्न हम देख रहे हैं। क्योंकि जो है उसको गहराई नहीं मिली पानी को। पानी तो अपने फ्लो से आया है, उसको जो गहराई चाहिए थी वो नहीं मिली, तो नेचुरली वो तो पानी अपने वेग से आएगा। जब जगह नहीं मिली तो वो फैल गया, और यहाँ तक कि जैसे ये पास में डिपो है वहाँ भी चला गया। तो ये बात तो आप समझ गए। मैं आपको बता दूं, दरअसल यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 4.5 दशक के बाद यमुना में इतना ज्यादा पानी आ गया, वो सबसे बड़ी वजह है कि आज देश की राजधानी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हीला हवाली देखने को मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कई जगहों पर, कई मकान पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ में जो जहाँ खड़ा हूँ, ये जगह जो पीछे की तरफ है, अन्ना नगर इसे कहते हैं, ये भी अगर आप देख पाए, यहाँ हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं तो पूरा हिस्सा डूबा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सवाल यह सीधे तौर पर कि दिल्ली के डूबने का जिम्मेदार कौन है।
हम, आप या कुदरत, क्या दिल्ली को डूबने से बचाया जा सकता था? इस पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, AK जैन साहब हैं, टाउन प्लानर हैं, नवीन भटनागर हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और आपके हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिविल लाइन से अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको राजघाट भी लिए चलूंगा, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यमुना गेट से अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोनेस्ट्री से जैनेंद्र हैं और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से राकेश जौली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हथनी कुंड बैराज चलकर आपको समझाने की हम कोशिश ये भी करेंगे कि दरअसल एक जो ट्वीट किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो इस परेशानी की वजह बताई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जो सोच रहे होंगे कि आखिर जो ब्लेम गेम चल रहा है उसकी हकीकत क्या है, जो कुछ कहा गया, आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के LG को ब्लेम गेम वाली बात क्यों कहनी पड़ी, उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं, आपको सुनवाते हैं। जो अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने क्या कहा, जरा सबसे पहले वो सुन लीजिए। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। जैसे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सरकार को पता ही नहीं है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी जो भी कह रही है मैं उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। ये ब्लेम गेम वाली बात जो कही गई ना, ये जो आरोप लगाया गया है, ये क्यों कहा गया? जो LG की तरफ से भी बात कही गई थी उसके पीछे क्या वजह, सुनिए सर आप। ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है NDRF, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, CS साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। देखिए, दोनों तरफ से इसी तरह की बात कही जा रही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वाकई में देखिए ये मौका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर सैकड़ों लोगों के घर डूबे हुए। राजनीति वाकई नहीं होनी चाहिए, लोगों की मदद सबसे पहले उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, जरा वो देखिए आप। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनी कुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी। ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। और अब आपको एक और बयान सुनवाता हूं, सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। इस वक्त हम लोग ITO के ब्रिज पे हैं, जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने है, और ईस्ट दिल्ली से ये पुल जोड़ता है। आप देखिए कि ये जो पुल है इसके नीचे बराज, बैठिए सब बैठिए, लोहे के गेट हैं और ये हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है। तो आप देखिए उस तरफ तो पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है क्योंकि उस तरफ जो गेट्स हैं वो खुले हुए हैं, मगर इस तरफ के जो 5 गेट हैं आप देखिए यहाँ से पानी नहीं बह रहा है क्योंकि यहाँ के गेट्स जैम हैं। और यही कारण है कि बहुत सारा पानी जो वज़ीराबाद से आ रहा है वो यहाँ ITO से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो 5 गेट जैम हैं इनको खोलने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं, क्योंकि इन गेट्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो गई है। तो सिल्ट को निकालने के लिए हमने अभी कंप्रेसर मंगवाया है जो हमारे कोंडली प्लांट पे है,
और एक बार वो सिल्ट हटा ली जाएगी तो फिर इन गेट्स को पुल करने की कोशिश करेंगे कि हम एक गेट खुले, और अगर फिर भी नहीं खुले तो हम इनको गैस कटर से इन गेट्स को काटेंगे ताकि ये गेट्स खुल जाएं, तो फिर जो पानी है और ज़्यादा गति से जो है दिल्ली से बाहर निकल पाएगा और दिल्ली में जो है इसका जो है काफ़ी जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो यमुना गेट वाले जिस गेट की वहां बात की जा रही है उसकी हकीकत क्या है, वहां पर कितने गेट बंद हैं, क्या वजह है कि वहां पर पानी को रोका नहीं जा सका, ये तमाम जो बातें कही जा रही है उसकी हकीकत आपको बताएंगे। हमारे साथ बिलाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। बिलाल, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए जो बातें कही जा रही हैं उसकी सच्चाई क्या है आखिर। बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं उसी आईटीओ बैराज पर हूं जहां पर कल रात जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज गए थे। मेरे कैमरा पर्सन लक्ष्मी जी से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं कि जिन 5 गेटों की बात जो है वो सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, उन 5 गेटों से गाद हटाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते होंगे कि जो नीचे गोताखोर हैं वो जो है मिट्टी को हटाने का काम जो है वो वहां से कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी, खुद मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस काम का जो है वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। सौरभ जी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली को डुबोने के लिए जिम्मेदार कौन है? सर, जिम्मेदारी किसकी? देखिए, पहली बात तो ये कि दिल्ली की स्थिति पड़ोस के नोएडा से बहुत बेहतर है। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों के लिए ना तो कोई रिलीफ कैंप बनाए गए, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई मेडिकल की व्यवस्था। उत्तराखंड के अंदर लोग मारे गए, हिमाचल के अंदर लोग मारे गए, लोगों की हज़ारों करोड़ की संपत्ति पानी में बह गई। उस हिसाब से दिल्ली के अंदर तो उसका 1% भी जो है नुकसान नहीं। दिल्ली में भी घरों में पानी भरा हुआ है। जैतपुर का इलाका ले ले, यमुना बाजार का इलाका पूरे डूबे नहीं हुए। सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं, जो इलाके ओ जोन के अंदर यमुना के तट पर थे, यमुना की एम्बैंकमेंट के अंदर थे, उनके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरा है। मैं बात मानता हूँ, मगर इसको ये कहना कि त्राहिमाम हो गया, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। मगर इस बात के लिए बड़ा अच्छी है कि जितना भी पानी आ रहा है वो अब धीरे धीरे जो है रिसीड हो रहा है। पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली के अंदर कल 208.66 मीटर पे था, अब जो है 208.28 पे है। और जो हथनी कुंड से भी जो हमें पिछले 48 घंटे से जो अनुमान मिल रहे हैं, वहाँ पे भी जो पानी है अब कम छोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली वालों के लिए और आपके लिए अच्छी खबर है। तो ये जो ब्लेम गेम की राजनीति हो रही है, चाहे वो बीजेपी जो है वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी का निकम्मापन है, मुख्यमंत्री का निकम्मापन है कि दिल्ली वाले जो है इस हालात से गुजर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वहाँ से पानी ज़्यादा छोड़ा गया। तो इस मुद्दे पर, जो जनता की परेशानी के मुद्दे पर राजनीति कब तक चलती रहेगी? देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको भी नहीं करना चाहिए एक मुख्यमंत्री के बारे में, और अगर बीजेपी कर रही है तो आपको उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। पिछली बार मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी अमेरिका चले गए। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आ रखी है, प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कह रहे। अगर ये आईटीओ ब्रिज हरियाणा सरकार का है तो ये तो कानूनी बात है, ये तो रिकॉर्ड्स में है गवर्नमेंट के। ये कोई मैं झूठ कोई ना बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ। हथनी कुंड से बराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए दिल्ली में आ रहा है। ये कोई मैं झूठ कोई ना बोल रहा हूँ। आपके चैनल के सारे रिपोर्टर्स दिल्ली में हैं। दिल्ली में पिछले 5 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, ये तो सब जानते हैं। और लगातार यमुना का स्तर अगर बढ़ रहा है दिल्ली में बारिश आए बिना, तो हम कहेंगे ना कि हरियाणा से हथनी कुंड से बराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, आप वेस्टर्न कनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ रहे, ईस्टर्न कनाल के अंदर नहीं छोड़ रहे, वेस्टर्न के अंदर छोड़ रहे हैं। वो भी पानी सारा दिल्ली में आ रहा है। यूपी के अंदर जाने वाली कनाल में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? बिलाल, देखिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल ये बात जो बार बार आ रही ना कि हथनी कुंड बराज से सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बताने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि हथनी कुंड बराज से जानबूझकर सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली डूब जाए। इस पर किस तरीके की राजनीति हो। अब सवाल यह कि क्या यह वाकई सच है? मैं आपको लिए चलता हूं, राकेश जौली हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हथनी कुंड बराज से ही। हमने ये सोचा कि क्यों ना ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल करें, क्योंकि इस तरीके के जो ट्वीट किए जाते हैं उसकी सच्चाई भी बहुत जरूरी है कि सामने आए। राकेश, आप मुझे जरा ये बताइए, ये हथनी कुंड बराज से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली की तरफ या
सहारनपुर की तरफ उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे के कुछ मापदंड भी हैं क्या? क्योंकि जो ट्वीट किया गया उसमें यह बताया गया कि सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि सहारनपुर की तरफ जो जा रहा है पानी का, वो जो नहर का जो पैसेज दिखाया गया वहां पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्यों? उसके पीछे कुछ तकनीकी चीज भी है क्या? हकीकत क्या है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। क्या आप देख सकते हैं मेरे पीछे हथनीकुंड बैराज है और यहाँ पर कोई पानी को जमा करने का कोई साधन नहीं है। पीछे आप देखिए इस तरह घाट पत्थर से यहाँ पानी आता है पहाड़ों से होकर मैदानी इलाकों में। यहाँ पे पहला मैदानी इलाका है, मैदानी इलाकों में यहाँ पे पहला मैदानी इलाका है जहाँ पानी आता है। यहाँ पर पानी आता है जब 1 लाख क्यूसेक पानी जमा हो जाता है इस बैराज पर, तो ये दोनों फाटक बंद कर दिए जाते हैं। जो एक WJC है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, और उत्तर प्रदेश वाला यमुना का पानी बंद कर दिया जाता है। और जो पानी गिरता है बैराज में वो सारा दिल्ली की छोड़ दिया जाता है, जबकि यहाँ पानी जमा करने का कोई सोर्स नहीं है। इसको पानी को रोका नहीं जाता। यदि 1 लाख से ऊपर पानी को रोक लेंगे तो ये बैराज को भी साथ लेकर दिल्ली की ओर चल देगा। जी अखिलेश जी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या मापदंड है? जो एक दिखाया गया वीडियो में कि पानी नहीं छोड़ा जा रहा उत्तर प्रदेश की तरफ, वो सूखा हिस्सा जो दिखाया जा रहा था, उसके पीछे क्या वजह थी? आज तो वहां पर पानी है। आपको बताते हैं ये वजह है कि जब इस बैराज के ऊपर 1 लाख पानी हो जाता है तो WJC और उत्तर प्रदेश का पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां, बड़े बड़े पत्थर और ऐसी चीजें आती है डर जिससे कि यमुना के किनारे टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए इन दोनों को बंद कर दिया जाता है और पानी सारा दिल्ली की ओर छोड़ दिया जाता है। पानी जमा करने के लिए कहीं भी कोई साधन ऐसा नहीं है कि उस पर अगर इसमें पानी छोड़ देंगे, जो घाट वगैरह या बड़े बड़े पेड़ कट करके आते हैं यमुना में, स्लीपर आते हैं, वो सभी इधर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं यमुना को तटबंध को तोड़ करके क्रॉस होते हुए शहरों की तरफ पानी रुख कर लेगा। इससे मापदंड यह है कि जब 80,000 मैं आपके पास आऊंगा, अपने और भी सहयोगियों के पास में जाऊंगा, अपने बाकी सहयोगियों के पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन सर आपसे भी चाहता हूं। ये जो बात बार बार आ रही है, हथनीकुंड बैराज वाली बात आ रही है, उसमें एक वीडियो में ट्वीट किया गया कि उधर पानी नहीं छोड़ा गया, दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। उसमें कुछ आंकड़ों का खेल है क्या कि इससे कम अगर पानी का दबाव ज्यादा है तो इधर पानी नहीं छोड़ेंगे? क्या है वो चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, इसको बोलते हैं वाटर चैनलाइज सिस्टम। यानी कि जब एक कैपेसिटी होती है डैम की, अगर उससे ज़्यादा पानी आने की संभावना हो या वहाँ एक लिमिट होती है खतरे के निशान की, उससे ऊपर होता है तो सायरन बज जाता है और पानी के गेट खोल दिए जाते हैं। उसी के तहत दिल्ली की तरफ पानी खोला गया है और अब यूपी की तरफ भी खोल दिया गया है। तो उसमें कोई पॉलिटिक्स कहा जा रहा है कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा अगर पानी है तो नहीं छोड़ेंगे इधर। यस। तो अगर अभी, क्योंकि उसके बाद शायद पानी कम हो गया इसीलिए छोड़ा गया हो गया है, नहीं तो उसमें क्या है, डैम फटने का डर हो जाता है क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसीलिए यूपी वाले जो रास्ते में सूखा दिख रहा था उधर पानी नहीं है, पानी इसीलिए नहीं छोड़ा गया। आज है, पानी छोड़ दिया गया है और पानी डाइवर्ट किया। वाटर लेवल कम हुआ, वो उसको डैम की सेफ्टी के लिए जरूरी था। बहुत जरूरी था। मतलब इसमें किसी ने जानबूझकर कुछ किया हो, साजिशन किया हो, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? नहीं सकता, इतनी बड़ी गलती कोई भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नेचुरल है और जो हमारा डैम की जो सिक्योरिटी सेफ्टी होती है, जो उसकी प्लानिंग है, उसके तहत किया गया। मुझे लगता है नेताओं को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और कम से कम ऐसे वक्त में तो सतही राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगा, मेरे एक और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अंकित, आप कहां से हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए और वहां पर क्या हालात हैं? जरा दृश्य दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए वहां की। अखिलेश, मैं राजघाट पर हूं, लेकिन पहले जो है ये क्योंकि हथनीकुंड की बात हो रही है, 4 दिन पहले मैं वहां पर था और वहां से मैंने बताया भी था कि दिल्ली की ओर खतरा बढ़ रहा है क्योंकि उस दौरान इतने खराब हालात नहीं थे। एक क्लैरिफिकेशन मैं भी उसमें ऐड करना चाहूंगा। जब मैंने वहां पर इंजीनियर्स और जो इरिगेशन से जुड़े हुए लोग थे उनसे जब बात की थी, उनका ये कहना था कि पानी जो है नदी में ही छोड़ा जाता है, कैनाल में इतना ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि कैनाल की एक अपनी कैपेसिटी है और पानी जब इस लेवल में पहुंच जाता है तो क्योंकि यमुना एक नदी है, एक रिवर है, लिहाजा उसमें पानी छोड़ा जाता है और कैनाल में तभी छोड़ा जाता है जब 1 लाख क्यूसेक से कम गति पर पानी जो है निकल रहा हो। यह क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा हथनीकुंड से, जहां पर जब मैं पहुंचा था वहां मुझे ये जानकारी दी गई थी। अब बात करता हूं यहां की, जहां पर मैं मौजूद हूं, राजघाट पर। राजघाट पर इस वक्त जो है चारों तरफ पानी ही पानी है और राजघाट पर मैं कहूंगा कि इस वक्त जो है सबसे कम पानी है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और यहां पर भी 6 से 8 फुट पानी है। अगर आप अंदर जाएंगे, गांधी जी की जहां समाधि है वहां पर गांधी
जी की समाधि डूब चुकी है, जैसे कि लोग बता रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे अटल जो समाधि है जहां पर, वहां तक पहुंचेंगे तो वहां तक तो आप ये कहिए कि 8, 10, 12, 14 कितना पानी है कुछ नहीं पता। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा अखिलेश, यहां पर बाढ़ आई हुई है, आपदा है, लेकिन एक तस्वीर आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि लोग पिकनिक पर आए हुए हैं। अरे आप लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, पिकनिक तो नहीं हो रही, यहाँ तो आपदा आई हुई है। एक तरह से पिकनिक ही चल रही है। पिकनिक है ये। इतने टाइम में हमने लोगों के घर द्वार डूब गए हैं, नुकसान हो गया है, आप लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे? नहीं सर, नहीं, ऐसी ये अफसोस के लिए आए हम लोग। अभी आप यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ पर डूबा हुआ है, आप भी फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो अखिलेश यहाँ पर एक ये तस्वीर है, रवीश अगर थोड़ा सा आगे आइए, देखिए बच्चों को लेकर के लोग आए हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप यहाँ बाढ़ में क्या करने आए हुए हैं? बाढ़ का पानी है, घूमने की जगह है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, पूरी बाढ़ आई हुई है, लेकिन मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। लोगों के घर डूब गए हैं। तो यहाँ पर बीच में रोक रहा हूँ, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आर.एस. मित्तल हैं, आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं इरिगेशन के, इन्हीं का है जिम्मे हथनीकुंड बैराज का रख रखाव पूरा है। मित्तल साहब, अभी क्या वहां पर स्थिति है, जरा पहले ये बता दीजिए। अभी हमारे यहाँ पे 58,000 क्यूसिक पानी हमें टोटल मिल रहा है, जिसमें से 11,000 क्यूसिक हम WJC में छोड़ रहे हैं और 1,000 हम EJC में छोड़ रहे हैं। जो EJC जो यूपी का शेयर जाता है उसमें छोड़ रहे हैं जी। और बाकी का पानी अच्छा, एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि यूपी की तरफ जो पानी जाता है, ठीक है मित्तल साहब, एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये दिखाया गया कि यूपी की तरफ जो पानी जाना चाहिए सहारनपुर की तरफ, उधर आप लोग पानी नहीं छोड़ रहे हैं, क्या वजह थी? ऐसे जी, जब भी पानी छोड़ते हैं दो स्टेट का जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना इंडेंट प्लेस करते हैं। जैसे ही पानी कल 1 लाख क्यूसिक से कम हुआ, हमने अपना EJC का जो WJC में हमने पानी था वो इमीडिएट खोल दिया था, और EJC का उन्होंने अपना इंडेंट नील रखा था। तो हमने उनसे पर्सनली बात भी की थी मेरे SDO ने, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हमारी चैनल अभी डैमेज है, तो तब तक के लिए हम इसका इंडेंट नील रखते हैं, उसकी रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही आज इंडेंट आया हमने उनको पानी खोल दिया है जी। नहीं, मैं ये सवाल सर आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं चाहूंगा थोड़ा एक बार फिर से दर्शकों के सामने आप स्पष्ट तौर पर बताइए, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। एक वीडियो जारी किया गया एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से, जिसमें ये दिखाया गया है एक शख्स है जो कहता हुआ दिख रहा है कि हथनीकुंड बैराज से सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है, यूपी की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा है, उधर पूरा हिस्सा सूखा हुआ है। और उसमें ऐसा लग रहा था कि बताने की कोशिश की गई है कि जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली का हिस्सा डूब जाए, दिल्ली के इलाके डूब जाए लगे इलाके। नहीं, देखिए मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं है, वो एक रेगुलेशन पॉइंट है। जब भी पानी 1 लाख क्यूसिक से कम होता है उस समय हम CWC की गाइडलाइंस के मुताबिक हम अपनी चैनल्स को चला पाते हैं। जैसे ही कल पानी 5 बजे 1 लाख क्यूसिक से कम हुआ, हमने अपना WJC का हमारा इंडेंट प्लेस किया और उसमें हमने चैनल में पानी खोल दिया। पर EJC का जो यूपी का शेयर है उन्होंने अपना इंडेंट नील रखा। उन्होंने अपना कारण बताया कि उनकी चैनल में कोई डैमेज है, इस वजह से वो उसका इंडेंट नील रखा है। जैसे ही वो उसको रिपेयर कर लेंगे हम इंडेंट प्लेस कर देंगे। अब जब उन्होंने आज इंडेंट प्लेस किया है अभी 1 घंटा पहले ही, तो हमने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने तमाम लोगों के साथ साझा की। ये बहुत जरूरी था कि सही बात जो है, सही जानकारी वो लोगों तक जाए। एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा ब्रेक लेने से पहले, टाउन प्लानिंग में क्या कमी नजर आपको आ रही है अगर दिल्ली देश की राजधानी डूब जा रही है? ड्रेनेज का मास्टर प्लान 1976 में बना था, जबकि दिल्ली की आबादी 30-35 लाख थी। आज 2 करोड़ आबादी है और यहाँ पे जो ड्रेनेज का है कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं है जो कि नए कॉन्सेप्ट्स को और इनको इनकॉर्पोरेट करे। जैसे स्पंज सिटी करके एक कॉन्सेप्ट आया है जो चाइना ने अडॉप्ट किया, कई कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि जितना भी रेन वाटर आ रहा है ये असेट होता है एक वाटर ऑगमेंटेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। तो इसको एज ए प्रॉब्लम ना लेके इसको सिटी में ही रिटेन किया जाए। तो जैसे यमुना के किनारे हमारी जो भी ज़मीन है उसको स्पंज सिटी या उसको वहाँ पे सोक पिट्स वगैरह बना के रिजर्वायर्स बनाए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सलाह दी। अगर सरकार में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग आपकी बात सुने समझे तब तो कोई बात है। यमुना का जलस्तर बढ़ा और दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया। सवाल ये
इसके लिए कौन गुनहगार है। एक जो तस्वीर मैं आपको थोड़ा पहले दिखा दूं, यहां पर जहां मैं खड़ा हूं यही वो नाला है जहां से यमुना का पानी शहर के अंदर प्रवेश कर गया और आईटीओ के आसपास का पूरा हिस्सा डूब गया। सवाल यह कि इसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। बहरहाल मैं आपको सिविल लाइंस लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोनेस्ट्री भी चलूंगा जैनेंद्र के पास, लेकिन अभिषेक आपको मैं आज सुबह देख रहा था, एक कार के ऊपर आप बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। कार पूरी तरीके से डूबी हुई थी। अभी क्या हालात है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, एक के बाद दूसरे इलाके हैं अखिलेश जो कि पानी में डूबे हैं। ये रिंग रोड की तस्वीर आप देखिए, यहां से लेकर के वहां तक, इस सिरे से उस सिरे तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और इस पानी की आगोश में जो भी दुकान है, इमारतें और पूरी मार्केट, ये दिखाइएगा सुनील इसको, ये यहाँ की लद्दाख की बुद्धिस्ट मार्केट है, मोनेस्ट्री मार्केट है। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हमको दिखाई पड़ रही है। अंदर की ओर ये पूरी मार्केट डूबी हुई है और बहुत बड़ी मार्केट है, एक तरह की एक विरासत ये समेटे वे मार्केट जो कि डूबी हुई है। और एक देखिए, एक अच्छा संकेत भी बता दूं मैं आपको। अच्छा संकेत ये कि यहां पर इस मार्केट में पानी का लेवल कम हुआ है और ये हम महसूस कर रहे हैं। हम जहां भी जा रहे हैं हमको ये बताया जा रहा है कि पानी का लेवल पहले से कम हो रहा है। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वासी ये जानने को परेशान होंगे कि पानी का लेवल कल जितना था और आज कितना है, उसमें फर्क क्या आया है। तो ये फर्क यहां पर दिख रहा है। यहाँ एनडीआरएफ के जवान भी हमको बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय विक्रेता भी हमको बता रहे हैं। और अगर ये पानी का स्तर कम होता गया तो आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को वो राहत मिल सकती है जिसको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। अखिलेश। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि वाटर लेवल हर इलाके में कम हुआ है, लेकिन खतरा नहीं टला है। चूंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बारिश हो रही है पहाड़ों पर, हो सकता है एक बार फिर से जलस्तर बढ़ जाए यमुना में और दिक्कत फिर से हो सकती है दिल्ली के लोगों को। जैनेंद्र मोनेस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, वहां पर क्या हालात है? अखिलेश, मोनेस्ट्री के पास ही बेला रोड है और ये इलाका भी पूरी तरीके से जलमग्न है यमुना के पानी में। हालांकि कल के मुकाबले पानी जो है वो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी इतना पानी है कि नाव चलानी पड़ रही है। और पूरी कॉलोनी जो बेला रोड की है ये पूरी डूबी हुई है। और ये जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमीर लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं जो बिल्कुल, जिसका पहला फ्लोर जो है वो डूबा हुआ है। हमारे सहयोगी मनोज जी आपको दिखा रहे हैं। एक तो आप मनोज जी इन तस्वीरों को दिखाइए, जो शख्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अभी इसने ऊंचाई वाली जगह पर ये खड़ा हुआ है, लगभग इसके गले तक पानी था। और आगे तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि बिल्कुल कार जो है वो सारी कारें जो है वो कतार से डूबी हुई हैं। और फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं, हम फिलहाल एक नाव पर हैं और ये नाव स्वामी नारायण मंदिर है यहाँ पर, और मंदिर के छोटे छोटे साधु हैं, वो लोग इस नाव को चला रहे थे और मंदिर से बाहर सड़क तक आ रहे थे। हमने इनसे अनुरोध किया कि अपनी नाव की सुविधा हमें दें ताकि हम तस्वीरें दिखा सकें। ये नाव दरअसल ये लोग मंदिर से राहत सामग्रियां, मिसाल के लिए चावल, दाल, ये सब जो है वो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं से समझते हैं, ये बताइए हैरान करके मुकाबले कैसी स्थिति है और दराज के इलाके का, ग्रामीण इलाके का हाल नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति अगर बन जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे, ये मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों इस तरीके के हालात बने? आप तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। देखिए, मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं और सबसे बड़ी बात है कि जब भी फ्लड आता है तो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है। गैरत की बात या हैरत की बात यह है कि अब तक की जितनी भी सरकारें यहाँ आई, किसी ने भी दिल्ली का फ्लड इनंडेशन मैप तैयार नहीं किया। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर हथनी कुंड बराज से 1 लाख क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जाता है तो कौन कौन से इलाके डूबेंगे। मैं यहाँ भी बात कर रहा था आसपास के लोगों से कि जब यहाँ से पानी निकला तो उससे पहले कोई सूचना आई थी। दिल्ली को आज अर्ली वार्निंग सेंटर माना जाता है कि हर की सूचना जनता को पहले दी जाती है। ये सभी लोगों को तब पता चला जब पानी ऑलरेडी यहाँ से जा चुका। तो जो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, ये समय आ गया है, दिल्ली इमरजेंसी झेल रही है। एक लेसन होना चाहिए कि हम फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं और उसको लागू करें। चलिए, ये बहुत अच्छी सलाह, और इसी सलाह के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप तमाम मेहमानों का और संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।